हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे हम कहते हैं RMSA। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये B.Ed 4th सेमेस्टर के लिए क्लास है, जो आपका 12 तारीख को पेपर होना है। इसकी प्रिपरेशन के लिए बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, देर न करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के रूप में हम इसे जानते हैं। इस अभियान को शुरू करने से पहले जो है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान था, उसमें बालकों को निःशुल्क पुस्तकें या फिर उसमें ठहराव के लिए चलाया जा रहा था, और जो हमारे बालक शिक्षा ग्रहण करने से छूट जाते थे उनको भी सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जोड़ा जा रहा था। जो है सर्व शिक्षा अभियान जो था, इसमें जो कि 2005 तक प्रारंभिक शिक्षा की उपलब्धता प्रदान की जा रही थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2000 से 2001 में से क्रियान्वित किया गया था सर्व शिक्षा अभियान को। फिर है सर्व शिक्षा अभियान से माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश संख्या बढ़ी थी। जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा था, उसमें 10+2 में जो बच्चों की संख्या थी उसमें बढ़ोतरी हुई और विद्यालय में ठहराव में सफलता मिली। जो विद्यार्थी जो छात्र विद्यालय से भाग आते थे या फिर विद्यालय नहीं जाते थे, उनका विद्यालय में रुकना प्रारंभ हो गया था। जितने टाइम तक कॉलेज चलता था उतने टाइम तक बच्चे कॉलेज में या स्कूल में रुकते थे। इसकी प्रगति क्रम को आगे बढ़ाने के लिए न्यूपा में 2006 में योजना पर विचार किया गया। न्यूपा का फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूपा का फुल फॉर्म मैंने बताया कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 2006 में योजना पर विचार किया गया। जो हमारा न्यूपा था उसमें 2006 में इस योजना पर विचार किया गया कि इस जो हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, इसमें इसको और अधिक बढ़ाया जाए। योजना को क्रियान्वयन करने के लिए समय समय पर रूपरेखा तैयार की गई। जो हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, इसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए समय समय पर इस पर कार्य की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। वर्ष 2009 में प्रोजेक्ट बोर्ड ने सर्व शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई। जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान था उसको 2009 में पूर्ण रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई कि आप इस योजना को लागू कर सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया। जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान था उसमें 10+2 को भी सम्मिलित कर लिया गया था 2009 में, जिसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान होता था उसमें जब राष्ट्रीय जो हमारा माध्यमिक शिक्षा थी उसको भी सम्मिलित करने के बाद उसका नाम पड़ गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाने लगा। इसमें 14 से 18 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा इसमें सम्मिलित थी। इसमें कितने से कितने वर्ष तक बालकों की शिक्षा को मिल रही थी? 14 से 18 वर्ष तक के बालकों को पूर्ण रूप से शिक्षा मिल रही थी। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम जानते हैं। पहला पॉइंट है, अब तक 16% बच्चों ने प्रवेश नहीं लिया था। जो हमारे जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था उसमें हमारे जो 16% जो बच्चे होते थे उन्होंने अभी तक प्रवेश नहीं लिया था। उनके कारणों और समस्याओं को दूर करके उन्हें अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलवाना और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना था। जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा अभियान जो कि बना, उसको क्यों लागू किया जा रहा था, क्यों बनाया जा रहा था, तो उसमें जो हमारे 16% बच्चे जो सर्व शिक्षा अभियान में छूट जा रहे थे, उसमें इस अभियान के तहत उनको उनकी समस्याओं और कारणों का पता लगाकर उन्हें अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाना था और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना था। जो हमारे बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे उनको माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था।
फिर है सेकंड पॉइंट, कुछ विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देते थे। उन्हें उच्चतर शिक्षा तक विद्यालय न छोड़ने के लिए तैयार किया जाना चाहिए था। जो हमारे विद्यार्थी, जो ऐसे विद्यार्थी थे जो 10+2 की यानी माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण करने से पूर्व जो हमारे बालक थे वो छोड़ देते थे, अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं करते थे, उन्हें ये विश्वास उनको इसलिए तैयार किया जा रहा था कि वो अपनी शिक्षा को उच्च शिक्षा स्तर तक अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप से प्राप्त करें और विद्यालय को छोड़कर न जाएं। इसके लिए उन्हें तैयार किया जा रहा था। थर्ड पॉइंट है, अध्यापकों की सेवा पूर्व अच्छा प्रशिक्षण देकर योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करना। जो हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चल रहा था, बनाया गया था, उसके माध्यम से हमें जो अध्यापक की नियुक्ति की जा रही थी उनको एक सेवा पूर्व से, मतलब उनकी नियुक्ति से पहले उनको एक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि योग्य अध्यापक की नियुक्ति हो सके और उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। फोर्थ पॉइंट है, महिला विद्यालय की अलग व्यवस्था करना और कन्या विद्यालयों में योग्य महिला अध्यापकों की नियुक्ति करना। जो हमारे महिला विद्यालय हैं या बालिकाओं के लिए जो स्कूल या कॉलेज होते थे उनकी अलग से व्यवस्था की जाए और उन महिला विद्यालय, कन्या विद्यालयों में योग्य महिलाओं की नियुक्ति की जाए, ऐसे शिक्षकों की महिलाओं की नियुक्ति की जाए जो कि योग्य हों, पढ़ाने के योग्य हों। फिफ्थ पॉइंट, सभी धर्मों, जातियों, अल्पसंख्यकों और जो विभिन्न भाषाओं को शिक्षा के लिए सभी संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा होनी चाहिए। जो हमारे धर्म या सभी धर्म थे या जातियाँ थी या अल्पसंख्यक लोग थे, ST के लोग थे, उन्हें विभिन्न मातृभाषाओं को शिक्षा के लिए किसी भी संस्था में प्रवेश ले सकते थे। ये इसके लिए स्वतंत्र थे सभी संस्थाएं। फिर है सिक्स पॉइंट, विद्यालयों में भवन, फर्नीचर, लाइट, स्वच्छ पानी आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करके शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त व आकर्षक बनाने पर बल दिया जा रहा था। जो हमारा राष्ट्रीय अभियान, जो माध्यमिक शिक्षा अभियान चल रहा था, उसके माध्यम से विद्यालयों में जो भवन होते थे या फर्नीचर होती थी या लाइट की या प्रकाश की व्यवस्था या फिर स्वच्छ पानी की व्यवस्था थी, उसका जो आर्थिक खर्च आता था यानी कि आर्थिक सहायता प्रदान करके उसमें शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त या सुधार करके उसे आकर्षक बना दिया जाए जिससे कि उसमें बालक जो हैं पढ़ने में रुचि ले और उसमें ठहराव उनका हो। 7 पॉइंट है, विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें, नैतिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 25,000 रुपये प्रतिमाह व आर्थिक सहायता देकर पुस्तकालयों को आकर्षक बनाया जाए। जो हमारे पुस्तकालय होते थे जो हमारे विद्यालय में पुस्तकालय होते थे उन पुस्तकालयों में जो पुस्तकें होती थी पढ़ने योग्य होती थी या फिर नैतिक पुस्तकें हों या धार्मिक पुस्तकें हों या किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, उनको सर्व शिक्षा के अभियान के अंतर्गत पुस्तकालयों को 25,000 रुपये देकर उस पुस्तकालय को आकर्षक बनाया, देखने उसमें शांति का माहौल स्थापित किया जाए जिससे कि वहाँ बालक बैठकर अपनी जो पढ़ाई है उसको वहाँ पर शांतिपूर्वक बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। फिर 8 पॉइंट, गांव में पढ़ने वाले अध्यापकों या अध्यापिकाओं को 300 रुपये प्रतिमास प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक पढ़ाने में रुचि ले। जो हमारे गांव में विद्यालय होते थे उनमें जो अध्यापक या अध्यापिका पढ़ाते थे उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार जो सर्व शिक्षा अभियान था उसके तहत 300 रुपये प्रतिमास दिया जाने लगा जिससे कि जो हमारे अध्यापक या अध्यापिका थे जो गांव में पढ़ा रहे थे उनको पढ़ाने में रुचि लेने लगे और जिससे कि हमारी शिक्षा का जो स्तर था उसमें सुधार आने लगा। फिर 9th पॉइंट है आपका, सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारे जो शिक्षा के समान अवसर होते थे, जो अब इस समय समावेशी शिक्षा चल रही है, तब भी उसमें समान अवसर देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई थी कि सबको समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी से ना किया जा सके। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्य कौन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं। लक्ष्य या उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी बस्ती से उपयुक्त दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराना चाहिए। जो हमारी बस्ती होती थी या गांव होते थे उसकी उचित मतलब उपयुक्त दूरी पर एक स्कूल, माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराना चाहिए यानी कि उसको बनवाना चाहिए जिससे कि वहाँ पर जो बस्ती के लोग जो छात्र होते थे उसमें जाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। फिर है सेकंड पॉइंट, लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक तथा
बाधाएं हटाना। जो हमारी लैंगिक रूप से मतलब बालिकाओं या बालकों में जो लैंगिक भेदभाव होता था, या सामाजिक हो या आर्थिक हो या फिर किसी प्रकार का जो भेदभाव हो रहा था, उसमें जो बाधाएं आ रही थी उसको हटाकर उनको विद्यालय में पहुंचाना, जिससे कि वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके। फिर थर्ड पॉइंट है समान रूप स्कूल प्रणाली की दिशा में प्रकट करना। जो हमारे समान स्कूल प्रणाली होती थी उसकी दिशा में भी प्रकट करना होता था, जिससे कि स्कूल की जो प्रणाली हो उसमें भी सुधार आए। फिर है फोर्थ पॉइंट, पर्वतीय एवं अन्य इलाकों में आवासीय स्कूलों की व्यवस्था करना। जो कि पर्वतीय और अन्य इलाके होते थे, पहाड़ी क्षेत्र होते थे, उसमें आवासीय मतलब हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे बालक उसमें रहकर अपनी शिक्षा को की जो पढ़ाई होती थी या शिक्षा होती थी उसको प्राप्त कर सके। फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रभावशाली शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिगम हेतु मानसिक शिक्षा की गुणवत्ता है प्रयास करना चाहिए। जो हमारे प्रभावशाली शिक्षक थे, जो शैक्षिक कार्यक्रम होते थे या किसी प्रकार का सामाजिक हो या सांस्कृतिक अधिगम हो या पढ़ाने अधिगम मीन्स होता सीखना और सिखाना के हेतु जो भी माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता होती थी उसमें सुधार किया जाए, सुधार करने के प्रयास किए जाएँ इसके बारे में। फिर आपका सिक्स पॉइंट मुक्त विश्वविद्यालयों में सुविधाओं का विकास करना। जो हम मुक्त विश्वविद्यालय होते थे उसमें सुविधाओं का विकास किया जाए कि जो किसी भी सब्जेक्ट से आप मुक्त विद्यालय से आप शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इसी प्रकार की सुविधा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होती थी उसको इसमें लागू करना था। फिर आपका सेवन्थ पॉइंट है सभी माध्यमिक स्कूलों में भौतिक सुविधाओं एवं स्टाफ एवं सामग्री सुनिश्चित करना। जो हमारी भौतिक सुविधाएं होती थी जैसे लाइट, बिजली, फर्नीचर, ये सब बैठने की व्यवस्था हो, या फिर कक्षा का शांति वातावरण हो, या वही कक्षा का माहौल हो, कक्षा का सुंदर जो उसमें गंदगी ना हो, किसी भी प्रकार की ऐसी सुविधाएं हो जो कि जो स्कूलों में इसको सुनिश्चित किया जाए। और जो हमारी सामग्री होती थी शिक्षण से संबंधित उसको भी उपलब्ध कराया जाए। और हमारा जो स्टाफ होता था उसका जो स्टाफ हो उसमें जो विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट जो विषय चलते थे उसके योग्य अध्यापक की नियुक्ति की जाए। फिर है आपका आठवां पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, वर्ष 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में ठहराव व प्रबंधन किया जाए। हमारा 2020 जो चल रहा था पिछले वर्ष जो बीत गया है, उस समय तक माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, उसमें ठहराव किया जाए और उसमें ठहरने की व्यवस्था भी की जाए। फिर है आपका माध्यमिक शिक्षा की चुनौतियाँ क्या क्या आई थी, उसके सामने कौन कौन सी आई थी, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कटोरी कमीशन ने सुझाव दिया कि शिक्षा पर आवंटित संपूर्ण बजट का 1/3 भाग जो है 1/3 भाग माध्यमिक शिक्षा पर खर्च हो और 1/3 भाग उच्च पर, किंतु 50% धन प्राथमिक शिक्षा होती थी उस पर खर्च हो। जो हमारा कटोरी कमीशन आयोग था उन्होंने सुझाव दिया इस अभियान को कि जो हमारा संपूर्ण बजट होता था उसका 1/3 भाग जो है हमारी माध्यमिक यानी 10+2 वाले शिक्षा पर खर्चा हो और 1/3 भाग जो है हमारे हायर एजुकेशन पर खर्चा हो। जो हमारा 50% उसके बाद बचता है वो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा होती थी उस पर खर्च किया जाए। फिर सेकंड पॉइंट, वर्ष 2011 में 14 से 18 वर्ष के लगभग 12.5 करोड़ बच्चों में से लगभग 50 करोड़ बच्चे ही माध्यमिक शिक्षा में पंजीकृत थे, मतलब रजिस्टर थे, और शेष 7.2 करोड़ बच्चे अभी भी माध्यमिक शिक्षा से बाहर थे। अब हमारा जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार अगर बताया जा रहा है कि जो हमारे 14 से 18 वर्ष के आयु के लगभग 12.5 करोड़ बच्चे लगभग थे, उसमें से लगभग 50 करोड़ बच्चे ही माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे या फिर उसमें पंजीकृत थे। उसमें से 7.2 करोड़ बच्चे अभी भी माध्यमिक शिक्षा से बाहर थे, मतलब उनको अभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही थी, यानी कि वो माध्यमिक शिक्षा से बाहर थे, उनका पंजीकृत नहीं हुआ था। उनको भी ये जो है बहुत बड़ी चुनौती राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अभियान के तहत आई। फिर थर्ड पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा में सृजनात्मकता और जिज्ञासा का पूर्ण अभाव था। जो हमारी माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा थी उसमें किसी भी प्रकार का सृजनात्मकता मतलब किसी भी व्यवसाय मतलब किसी को कुछ सिखाया नहीं जा रहा था, किसी व्यवसाय से संबंधित, या फिर जिज्ञासा का अभाव मतलब जानने की इच्छा का भी अभाव था विद्यार्थियों में, जो कि एक पूर्ण रूप से एक चुनौती थी। माध्यमिक शिक्षा के लिए एक और मुख्य चुनौती अव्यय अवरोधन है, जिससे बस्ते का बोझ भी कम किया जा सके। जो हमारी माध्यमिक शिक्षा का जो एक मुख्य चुनौतीपूर्ण बिंदु था वो था अव्यय, उस पर मतलब खर्च ना यानी कि अवरोधन ना हो, इससे बस्ते का जो बोझ हो रहा जो बस्ते का बोझ था वो भी कम किया जा सकेगा। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट,
माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों की शिक्षण विधि व्याख्यान विधि थी। जो हमारी माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षण विधि चल रही थी वो अभी भी व्याख्यान विधि के ही चल रही थी, उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया था। फिर 6 पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण भी एक अति महत्वपूर्ण चुनौती था, जिसका समाधान एक आवश्यक कदम होगा। जो हमारा जो माध्यमिक शिक्षा थी उसमें व्यवसायीकरण की जो व्यवसायीकरण हो रहा था उसमें वो एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, क्योंकि उसमें व्यवसायीकरण पहले नहीं हुआ था। इसका समाधान एक आवश्यक कदम होगा। फिर 7 पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा जो माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन भी महत्वपूर्ण चुनौती था। जो हमारे माध्यमिक स्तर पर जो शैक्षिक या व्यवसायिक निर्देशन दिया जा रहा था वो भी एक महत्वपूर्ण चुनौती साबित हुई। फिर है आपके माध्यमिक शिक्षा के लिए सुझाव। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को लचीला बनाया जाए, क्योंकि राज्य यहाँ पर होना चाहिए बेटा, राज्य व केंद्र सरकार अपने हितों के लिए अपने ही ढंग से तोड़ मरोड़ कर पेश करती रहती है। जो हमारा माध्यमिक स्तर था उसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कह रहा था कि उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव किया जा सके, ऐसी व्यवस्था उसमें माध्यमिक स्तर में होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार होती थी अपने हित के लिए किसी भी प्रकार से उसमें फेरबदल कर सकता था या करती थी। फिर है 2 पॉइंट, केंद्रीय सरकार को शिक्षा बजट को 6% व भविष्य में इसे बढ़ाकर 10% कर दिया जाना चाहिए। जो हमारा केंद्रीय सरकार का शिक्षा बजट था उसमें 6% जो चल रहा था उसको भविष्य में बढ़ाकर 10% करने की उम्मीद थी या करना चाह रही थी। फिर आपका 3 पॉइंट, सामाजिक विद्यालयों में परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, इसको सुधार करके 25 से 30% लघुत्तरीय व बहुकल्पीय प्रश्नों को समाहित किया जाना चाहिए। जो हमारा माध्यमिक शिक्षा प्रणाली पहले थी उसमें लघुत्तरीय या फिर बहुकल्पीय क्वेश्चनों को समाहित नहीं किया गया था, उसको सुधार करने के बाद उसमें 25 से 35% लघुत्तरीय और बहुकल्पीय प्रश्नों को समाहित कर दिया गया, जिससे कि हमारी दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली थी उसमें सुधार हुआ। फिर आपका 4 पॉइंट है आपका, प्रत्येक विद्यालय में निर्देशन व परामर्श केंद्र की स्थापना की जाए, जिससे छात्रों की समस्याओं का समाधान सृजनात्मक व क्षमता के आधार पर किया जाए। जो हमारे विद्यालय में जो निर्देशन व परामर्श होते थे उनकी केंद्र की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसकी स्थापना करके जो छात्र थे उनकी समस्याओं को जो उनके समाधान थे, जिस प्रकार की जो समस्याएं होती थी उनका निदान इस केंद्र की सहायता से किया जाता था और उनको उनकी क्षमता के आधार पर कोर्स उपलब्ध कराए जाने लगे। फिर आपके 5 पॉइंट, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ट्यूशन पढ़ाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे वे विद्यालय में पढ़ाने में रुचि लें। जो हमारे माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के जो शिक्षक होते थे उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए कि वो किसी बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, या फिर विद्यालय में बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ने के लिए मना कर सकते हैं। जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे शिक्षक हैं वो विद्यालय में अधिक रुचि लेंगे पढ़ाने की, जो विद्यालय में पढ़ाते हैं उनमें और अधिक रुचि होगी कि विद्यालय में, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने को लिए प्रतिबंध कर दिया गया है, जिससे कि वे विद्यालय में अधिक से अधिक रुचि लेकर उस बात को, जो पुस्तक है या पाठ्य पुस्तक हो उसको या फिर ज्ञान को या फिर शिक्षा को अधिक से अधिक रूप से पढ़ाएंगे अपनी इच्छा मतलब रुचि के अनुसार। फिर सेक्शन 6 पॉइंट, माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थित एवं विद्यालय गतिविधियों में अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो हमारे माध्यमिक शिक्षा जो विद्यालय होते थे उसमें छात्रों की उपस्थित या फिर विद्यालय की जो गतिविधियाँ होती थी उसमें जो है अध्यापकों को भी मतलब उसमें शामिल किया जाए और उनकी जगह भी उसमें भाग लेने के लिए सुनिश्चित सहभागिता निभाने के लिए उनकी जगह को भी सुनिश्चित किया जाए, उनको भी सहभागी बनाना चाहिए। फिर 7 पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, पर्यटन शिक्षा तथा उदारीकरण आदि प्रकरणों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत ऐसे पॉइंट थे जिसको हमने सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है उसमें जो पाठ्यक्रम चल रहा होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या शिक्षा पर या पर्यावरण शिक्षा या पर्यटन शिक्षा या उदारीकरण के जो हमारे प्रकरण होते थे, जो चैप्टर होते थे उनसे संबंधित हमारे पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके बाद है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यवाही योजनाएं क्या हैं, मतलब कौन कौन सी योजनाएं थी जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत चल रही थी।
फिर हम इसमें है माध्यमिक शिक्षा को उन्नत एवं विकासशील करने हेतु प्रत्येक निर्धारित विद्यालय में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा नियोजित निम्नलिखित आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जो हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था उसमें जो कार्यक्रम चल रहे थे, जो कार्यवाही योजनाएं चल रही थी, उसमें बहुत सी ऐसी सुविधाएं थी या योजनाएं थी जिसके अंतर्गत जो माध्यमिक शिक्षा था उसको उन्नत और विकासशील बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य योजनाएं या चलाई जा रही थी, जो कि आधारभूत सुविधाएं प्रदान हो रही थी। पहला पॉइंट है अतिरिक्त कक्षाएं। कक्षा का जो हमारा अतिरिक्त कक्षा मतलब जो हमारा शिक्षा समाप्त होने के बाद जो कि हमारा जो टाइमिंग होता था स्कूल का, उसके ख़त्म होने के बाद उसके अतिरिक्त भी कक्षाएं चलाई जा रही थी, जिससे कि जो कमज़ोर बच्चे थे उनको उन पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा था। फिर है दूसरा पॉइंट वाचनालय, मतलब कि भाषण, मतलब उसमें बोलने चलने का कक्ष। फिर है थर्ड कला एवं शिल्प कक्ष। इसमें क्या होता था कि जो हमारा आर्ट और शिल्प कक्ष था उसकी अलग से व्यवस्था की गई थी, जिससे कि उसमें किसी भी प्रकार की जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें जाकर सीख सकते थे। फिर आपका या उसके बारे में पढ़ सकते थे। फोर्थ पॉइंट है आपका शौचालय की व्यवस्था करना। जो हमारे विद्यालय में पहले शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, उसके बाद जो है अब शौचालय की राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसमें शौचालय की व्यवस्था को सुनिश्चित कर दिया गया था, जिससे कि इसमें बालक और बालिकाओं या टीचरों के लिए भी अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि सभी को सुविधाएँ प्रदान हो रही थी, जिससे कि किसी को बाहर जाने की समस्या नहीं थी, मतलब शौचालय जाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही थी। शुद्ध पानी पीने की सुविधा पर अब जो था जो हमारे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो हमारे कार्य योजनाएं चल रही थी उसमें पहले जो है शुद्ध पानी की पीने की सुविधा पहले जो था, अब इसको शुद्ध पानी मतलब शुद्ध पानी पीने के लिए व्यवस्थित स्थान बनाया गया था। वहाँ पर फ्रिज लगाया था, वाटर कूलर लगाया गया था, मतलब कि वहाँ पर पानी पीने जो हमारा पानी गंदा आता था उसको प्यूरिफाई करने के लिए मशीन लगाई गई थी इसमें, जिससे कि पानी शुद्ध उपलब्ध हो, पीने योग्य हो। फिर आपका है 7 पॉइंट दूरस्थ क्षेत्रों में रहने के लिए छात्रों के लिए छात्रावास आवास की सुविधाएं प्रदान करना। जहाँ पर हमारे जिस कॉलेज से मतलब बहुत दूर से अगर विद्यार्थी या छात्र आते थे उनके लिए छात्रावास या हॉस्टल की सुविधाएं प्रदान करना, जिससे कि वहाँ रहकर अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। गाइड हमें पूर्ण रूप से विश्वास होगा कि ये क्लास आपको बेहतर अगर अच्छी लगी होगी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और इसको अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी पेपर में किसी प्रकार की संभावना ना हो और समस्या ना हो और वे अपने पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आपका पेपर 12 तारीख को है, ये हमें ज्ञात है। और अधिक से अधिक पढ़ने के लिए अधिक से अधिक पढ़िए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अगर किसी भी टॉपिक से आपसे रिलेटेड किसी भी समस्या आ रही हो तो उस टॉपिक को आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक को आप फिर से पढ़ा दीजिए, तो हम उसको फिर से पढ़ाने की उम्मीद करेंगे। क्योंकि आज 8 तारीख हो गई है और 3 दिन ही बचे हैं इस पेपर की तैयारी के लिए। इसमें कम से कम 2-3 वीडियो और बना देंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हम यही आपको उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट की यूनिट को पढ़िए, जिस ज़्यादा से ज़्यादा 3rd और 4th यूनिट, 1st और 2nd यूनिट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो 1st और 2nd यूनिट पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे 3rd और 4th यूनिट को। तो गाइस अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अब अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।